लव यू। किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री की खबर से ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस फिल्म की ऑस्कर में एंट्री को लेकर लोग सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ ज्यूरी पर भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। 1 मार्च 2024 को रिलीज हुई लापता लेडीज एक इंटरेस्टिंग और कॉमेडी फिल्म है जो कि 2001 के ग्रामीण भारत में एम्पावरमेंट के विषय पर आधारित है। अपनी वाली का फोटो लाए हो? हाँ सर, लाए हैं। एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह, बहुत सुंदर है बे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर मचे इस बवाल और लापता लेडीज के बारे में जो भारत से पहली फिल्म बन गई है ऑस्कर में नॉमिनेट करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। 1 मार्च 2024 को किरण राव की फिल्म लापता लेडीज सिनेमाघरों में आई। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। इसकी कहानी और हास्य को लोगों ने काफी सराहना भी दी, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी विषय और डायलॉग पर सवाल भी उठाए। बॉक्स ऑफिस पर फिर भी फिल्म ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर ही दिया, लेकिन इसकी सफलता का एक बड़ा मानक इसका ऑस्कर में सिलेक्शन है। इससे फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और लोगों के बीच में एक अलग पहचान बनाने लग गई ये फिल्म। लापता लेडीज 2001 के ग्रामीण भारत में स्थापित की गई एक दिल को छू लेने वाली मूवी है जो काफी हास्यपूर्ण कहानी बताती है। फिल्म को 2 दुल्हन जया और फूल की शादी के दौरान अदला बदली के बारे में है, जिससे कहानी में कई कॉमिक और इन्फॉर्मेटिव घटनाएं होती नजर आती हैं, जो लोगों को बांधे रखती हैं। अब ये तो हो गई फिल्म की कहानी की बात। अब बात कर लेते हैं कि फिल्म को ऑस्कर में सिलेक्ट होने के बाद उसके ऊपर क्या क्या सवाल उठे और कैसा कैसा बवाल मचा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सोमवार को चेन्नई में घोषणा की कि किरण राव की लापता लेडीज को 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई। यकीन मानिए, लोगों ने सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पितृसत्ता पर हल्का फुल्का व्यंग करने वाली इस फिल्म को 29 फिल्मों की लिस्ट में से चुना गया, जिसमें स्टार रणबीर कपूर की एनिमल मूवी भी शामिल थी। नेशनल अवार्ड विनर अट्टम और कांस विनर ऑल वे इमेजिन इज लाइट भी शामिल थी। कई लोग ऑल वे इमेजिन इज लाइट की भारत की तरफ से ऑस्कर में एंट्री देखना चाहते थे, लेकिन चुनी गई लापता लेडीज, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर कई नेटिजन्स ने ज्यूरी की पसंद पर भी सवाल उठाए। ज्यूरी ने फिल्म को स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ सबमिशन एंड डोमिनेशन से डिस्क्राइब कर दिया। लोगों के आलोचना या गुस्से का मेन कारण यही बन गया। इधर इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख जानू बरुआ ने इस फिल्म को सही डिसीजन मानते हुए कहा कि लापता लेडीज में भारतीयता को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, इसीलिए उसे ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है। चलिए अब जान लेते हैं कि FFI यानी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है। FFI की वेबसाइट के अनुसार FFI ने खुद को भारत की सभी प्रमुख फिल्म एसोसिएशन की मूल संस्था यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसका उद्देश्य है इन जनरली प्रमोट पब्लिसिटी, कॉमर्स एंड स्पेशली प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, यानी भारतीय फिल्म उद्योग के हितों को बढ़ावा देना, प्रोटेक्ट और मॉनिटर करना, यही इन्हीं का काम है। साथ ही में संबंधित उद्योग और बिजनेस जैसे प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्मों के डायरेक्टर और बाकी फिल्म उद्योग से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों के हित में शामिल है। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग और उसके उत्पादकों को भारत और विदेश के लोकप्रिय बनाना है और 13 सदस्यों की जूरी की नियुक्ति करना है, जो यह तय करती है कि कौन से फिल्म किस एकेडमिक अवार्ड में भेजी जाएगी। ज्यूरी के ये सदस्य क्रिएटिव सेक्टर के सीनियर क्वालिफाइड लोग होते हैं। इस ज्यूरी के वर्तमान अध्यक्ष एसमीज निर्देशक जाउआ बरुआ हैं। एक फिल्म कैसे FFI के रडार तक पहुंचती है? FFI का एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसके हेड FFI का प्रेसिडेंट होता है, कि वो अपनी सिनेमैटिक वर्क्स ज्यूरी के इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करे। सबमिशंस को एकेडमी की एलिजिबिलिटी रूल्स पर खरा उतरना पड़ता है, जैसे फिल्म कम से कम 40 मिनट की होनी चाहिए और यूएस के बाहर प्रोड्यूस की गई हो। 50% से ज्यादा डायलॉग जो है वो किसी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। फिल्म का कम से कम 7 दिन का थिएट्रिकल रिलीज 1 नवंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच का होना चाहिए। फिल्म के डिटेल्स, क्रू और दूसरे सबमिशंस के साथ 1.25 लाख रुपीस का पेमेंट भी FFI को करना होता है। जब सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हो जाती है ज्यूरी के आगे, तो एक फाइनल चॉइस के लिए वोट किया जाता है। चलिए वापस कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। अब बैकलैश तो तब और बढ़ गया जब पता चला कि ज्यूरी के सभी 13 मेंबर्स मेल थे, जिसे जेंडर रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी सवाल उठने लगे। साथ ही कुछ लोगों का मानना यह था कि लापता लेडीज को ऑल वे इमेजिन एज लाइट, जो पी कपाडिया ने डायरेक्ट की है, उसके ऊपर एक अनफेयरली फेवर मिला है। ये इंडी फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रेस्टीजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत चुकी है और यूएस, यूके और फ्रांस जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में काफी ट्रैक्शन गेन कर चुकी है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ काफी ऑस्कर वोटर्स भी होते हैं, इस वजह से लोग सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाने
लग गए, क्योंकि ऑल वी इमेजिन एज लाइट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा था। एक्ट्रेस छाया कदम, जो दोनों फिल्म्स में ही थी, ने अपनी निराशा व्यक्त की कि पी कपाड़िया की मूवी को नजरअंदाज कर दिया गया। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि 2023 का थ्रिलर अट्टम 2, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीत चुकी है, ऑस्कर्स के लिए और भी स्ट्रॉन्ग शॉट हो सकती थी। अब जब ऑस्कर्स की इतनी सारी बातें हो ही रही हैं, तो थोड़ा जरा इसके बारे में भी सीख लेते हैं। ऑस्कर्स यानी एकेडमी अवार्ड्स दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस सिनेमा अवार्ड्स है, जो हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, यूएस में होस्ट किया जाता है। 1929 में शुरू हुआ ये अवार्ड्स एक्टिंग, डायरेक्टिंग और प्रोडक्शन जैसे कई कैटेगरीज में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। आज 23 से ज्यादा कैटेगरीज के साथ ऑस्कर एक सिंपल सेरेमनी से इवॉल्व होकर एक ग्लोबल इवेंट बन गया है, जो कमर्शियल और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस दोनों को ही सम्मानित करता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ऑस्कर जीतने के लिए किसी फिल्म को उस साल में जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक लॉस एंजलिस काउंटी के कमर्शियल थिएटर में पेड एडमिशन के लिए कम से कम 1 हफ्ते तक दिखाया जाना जरूरी है। फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स के लिए एक्सेप्शन है, जिनको उनके ओरिजिन कंट्री द्वारा सबमिट किया जाता है और उन्हें यूएस में रिलीज होने की जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स की एलिजिबिलिटी अलग होती है और उन्हें उनके प्रोड्यूसर्स द्वारा ऑफिशियली सबमिट किया जाता है। म्यूजिक अवार्ड्स के लिए म्यूजिकल आर्टिस्ट को खुद सबमिशन फॉर्म फिल करना होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है। सिर्फ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के मेंबर्स ही ऑस्कर के लिए कैंडिडेट्स को नॉमिनेट और वोट कर सकते हैं। एकेडमी अलग अलग फिल्म प्रोडक्शन ब्रांचेस में डिवाइडेड है और हर अवार्ड कैटेगरी के नॉमिनीज और को उनकी रिस्पेक्टिव ब्रांच के मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। जैसे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। लेकिन बेस्ट पिक्चर के कैंडिडेट्स को पूरी एकेडमी नॉमिनेट करती है और ज्यादातर कैटेगरीज के विनर्स का डिसीजन भी पूरी एकेडमी के वोट्स के द्वारा ही किया जाता है। एकेडमी अवार्ड जीतने से सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज ही नहीं मिलता, बल्कि ये मेजर विनर्स की सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतने वाली फिल्म की बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स में काफी बड़ा जंप आता है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए ये अवार्ड उनकी सैलरीज बढ़ाने, मीडिया अटेंशन पाने और बेहतरीन फिल्म ऑफर्स मिलने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ऑस्कर का एक अवार्ड दिया जाता है वो कैसे बनता है। ऑस्कर स्टैच्यू का डिजाइन एमजीएम के आर्ट डायरेक्टर सेड्रिक गिबन्स ने बनाया था और जॉर्ज स्टैनली ने इसे स्कल्प्ट किया था। ये एक तलवार पकड़े हुए नाइट को दिखाता है जो एक फिल्म रील पर खड़ा है। पहले इसे ब्रॉन्ज में कास्ट करके गोल्ड प्लेट किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेटल की कमी के कारण इसे प्लास्टर से बनाया गया था। आज के टाइम में ये गोल्ड प्लेटेड ब्रिटेनियम से बनाया गया है। स्टैच्यू का साइज 13.5 इंच और वजन 8.5 पाउंड यानी जो अराउंड 3.8 केजीज के आसपास होता है। 1945 के बाद डिजाइन में सिर्फ बेस टॉलर किया गया, बाकी डिजाइन ऑलमोस्ट वही था। ओरिजिन ऑफ द नेम कहां से आया, आखिर ये ऑस्कर नाम पड़ा कैसे? ऑस्कर स्टैच्यू का निकनेम ऑस्कर का ओरिजिन 3 जगह से ट्रेस किया गया है। एक्ट्रेस बी डेविस ने क्लेम किया था कि स्टैच्यू के पीछे का हिस्सा उनके हस्बैंड हार्मन ऑस्कर नेल्सन जैसा दिखता है, इसी वजह से ये नाम पड़ा। कॉलमिस्ट सिडनी कॉल्स्काई ने कहा है कि उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल अवार्ड के प्रेटेंशन को तोड़ने के लिए किया। एकेडमी लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक ने भी कहा था कि ये स्टैच्यू उनके अंकल ऑस्कर जैसा दिखता है, लेकिन असली में नाम का ओरिजिन आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। अब नाम के पीछे का राज शायद क्लियर ना हुआ हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर क्लियर हो गई होगी। इसलिए आगे से आप जब भी ऑस्कर देखेंगे ना, तो इस वीडियो को जरूर याद कर लेना। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अपने कोई भी डाउट, सजेशन या फीडबैक मुझे हमेशा ही कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।